हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे एचटेट का न्यू टॉपिक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज के बारे में पढ़ाई करेंगे। और चतुर्भुज से पहले हम लोगों ने एक त्रिभुज के बारे में देख लिया है और त्रिभुज से पहले हमने पॉलीगॉन मतलब बहुभुज के बारे में देखा था। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमें बहुभुज में ही देख लेने चाहिए थे, मतलब पॉलीगॉन वाले चैप्टर में, लेकिन अब देख लेंगे, वो चतुर्भुज से भी रिलेटेड है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो लास्ट जो चतुर्भुज है इसके बारे में, इसे पढ़ने से पहले हम लोगों ने अध्याय जो 6 था, ये 9th क्लास की बात है, तो वहाँ से उठा के एज इट इज़ डाल दी है मैंने लाइन कि छठे और सातवें चैप्टर के अंदर हमने त्रिभुज के अनेक गुणों के बारे में पढ़ा है। और वहाँ पे हमने कोलिनियरिटी, जो तीन त्रिभुज के लिए हमें तीन कौन से क्या चाहिए थे, हमें तीन कोलिनियर नॉन कोलिनियर बिंदुओं की जरूरत पड़ती थी। लेकिन हमें जब हम त्रिभुज की बात करते थे तो तीन को नॉन कोलिनियर चाहिए, और जब हम चतुर्भुज की बात करेंगे तो हमें कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी, हमें चार बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी जो नॉन कोलिनियर रहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। यदि हमारे पास में चारों पॉइंट कोलिनियर रहेंगे, एक भी ये दिखाई दे रहे हैं कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट्स, तो अगर एक ही लाइन पर चारों पॉइंट्स आएंगे तो वहां से मिलकर हमारे पास एक लाइन बनेगी। इसी चीज को वैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बता रखा है, यहाँ पर इस वाली स्लाइड के अंदर भी बता रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। यदि सभी बिंदु संरेखी हो, एक ही रेखा में हो, तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग फर्स्ट में देख सकते हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला फर्स्ट वाला एक रेखाखंड प्राप्त हो रहा है यदि एक ही लाइन में होते हैं तो। ठीक है, यदि उनमें से कोई भी तीन बिंदु लाइन में हो और एक बिंदु अलग हो जाए तो वहां से हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाता है, त्रिभुज प्राप्त हो जाता है। जैसे इफ देयर आर आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर वी गेट ए ट्रायंगल। यदि 4 पॉइंट्स में से यदि एक पॉइंट बाहर हो, तीन पॉइंट्स कोलिनियर में हो, तो वो हमारे पास में क्या हो जाते हैं, वो एक ट्रायंगल को फॉर्म कर देते हैं। अगर चारों ही पॉइंट नॉन कोलिनियर हो जाते हैं, इफ इफ एंड यहाँ पे है, यदि चार में से कोई तीन बिंदु संरेखी न हो तो हमें चार बिंदुओं वाली एक आकृति प्राप्त होती है। जैसा कि यहाँ पे 3 और 4 में दिखाई दे रहा है, ये चारों के चारों पॉइंट नॉन कोलिनियर है। देखो, इसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो ऑलमोस्ट सबको पता होती हैं, अगर नहीं भी पता होता है तो उन लोगों के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वहाँ से हमें आइडिया लगता है कि किस प्रकार से हमें कैसे टैकल करना है क्वेश्चंस के साथ में, क्या नहीं करना है। तो ये भी हमारे पास में एक प्रकार का चतुर्भुज है, तो क्योंकि इसके अंदर भी चार साइडें हैं, चार वर्टेक्स हैं, चार कॉन है, देख सकते हो, है ना। और चतुर्भुज के अंदर दो डायगोनल होते हैं, ये दिखाई दे रहा है, एक ये डायगोनल है, एक ये है। यहाँ पे भी देखो, एक ये वाला डायगोनल है, बाहर बाहर ये डायगोनल बनेगा इसमें, और एक अंदर वाला डायगोनल ये बनेगा जैसे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, चारों बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से इस प्रकार प्राप्त आकृति चतुर्भुज कहलाती है। एक चतुर्भुज की चार भुजाएं, चार कोण और चार शीर्ष होते हैं, इन सब के बारे में सबको पता है ऑलमोस्ट। ठीक है, और विकर्ण हमारे पास में क्या है, AC और BD को विकर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ये है क्वेश्चन, तो ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों को देखने होते हैं, क्या क्वेश्चंस कहते हैं और क्या नहीं नहीं कहते हैं। ठीक है, एक चतुर्भुज का कोण, एक चतुर्भुज का एक कोण 108 डिग्री का है तथा शेष तीन कोण कैसे हैं भाई, बराबर हैं। शेष तीन कोण बराबर हैं तो तीनों कोणों में प्रत्येक कोण का माप कैलकुलेट करें कि जो तीसरा कोण है वो कितने कितने होंगे, बाकी के तीन कोण होंगे। हमें पता है ये पॉलीगन से ही प्राप्त हो गया था कि चतुर्भुज के सभी अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यदि तीन कोण एक जैसे हैं, मान लो x है, दूसरा भी x है, तीसरा भी x है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3x आ जाएगा। और एक कोण दे रखा है 108, और इन तीनों का चारों का जोड़ है 360 डिग्री। 3x से ये इधर लेके जाओ, -108 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 252। ठीक है, और x का मान निकालना है तो इसे 3x की वैल्यू है, x का मान निकालना है तो 252 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया भाई, 84 डिग्री। तो यहाँ से तीनों कोण 84 डिग्री के होंगे, क्योंकि तीनों को मैंने x माना है, तो 84 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है 84 डिग्री, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप लोग पॉलीगन में भी देख सकते थे, लेकिन वहां पे छूट गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। चतुर्भुज से भी रिलेटेड है, ये भी एक प्रकार का पॉलीगन का है, ट्रायंगल का भी है। तो यदि तीन एंगल A और चार एंगल B बराबर
6 एंगल सी, तो हमें किसका मान निकालना था, ए का मान निकालना था। यहाँ से हम बी का मान और सी का मान इन टर्म ऑफ ए में ही कैलकुलेट करेंगे, जिसका भी मान निकालना होता है उसी के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज़ आपस में बराबर है और ये तीनों बराबर है, तो ये भी ए के बराबर है। दैट मीन्स यहाँ से आएगा 3 एंगल ए बराबर है 4 एंगल बी। हमें एंगल बी का मान कैलकुलेट करना है। यहाँ से एंगल बी बराबर 3/4 एंगल ए, और यहाँ से करेंगे तो 6 एंगल सी बराबर 3 एंगल ए। यहाँ से एंगल सी का मान निकालो बराबर, ये कट करेंगे आपस में तो यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब 1/2 एंगल ए। सी का मान ये आ चुका है और बी का मान ये आ चुका है। हम लोगों को पता है ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल ए की जगह एंगल ए ही रहेगा, एंगल बी की जगह ये वाला मान अभी निकाला है 3/4 एंगल ए, और ये 1/2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 + 3/4 + 1/2। एलसीएम ले लेना है, सॉर्ट आउट करना है मतलब इसको। तो यहाँ से 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9। यहाँ पे एंगल ए आ गया, ये 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से एंगल ए का मान आ जाएगा 100, यहाँ से आएगा हमारे पास 180। ये वाला चीज़ अभी यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं इस साइड में। तो ये एंगल ए बराबर 180, जो ये वाला इनका 9 आ रहा है सम, ये नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0। तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन जो ए है फर्स्ट है वो क्या हो जाता है भाई, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आयत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। और एक आयत समांतर चतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण क्या, इसके अंदर चारों ही कोण 90 डिग्री के हो जाते हैं। बस ये बताया जा रहा है अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो वो आयत कहलाता है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं भाई, बराबर हो जाती हैं। जैसे हमारे पास में ये वाली एक भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा की जो सामने वाली भुजा दे रखी है इसके बराबर है। ठीक है, और सभी कोण बराबर होते हैं। जब आयत है तो सभी कोण बराबर होंगे, और बराबर भी कितने के, 90 डिग्री के बराबर होंगे सारे के सारे कोण। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करेंगे। जब हम यहाँ से विकर्ण ड्रॉ करेंगे ऐसे जाके ऐसे बनेगा वो विकर्ण, तो यहाँ पे जो समद्विभाजित करते हैं ये वाला इसको आपस में जब कट करता है जहाँ पे जो विकर्ण बनती है तो ये हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है भाई, समद्विभाजित करते हैं। फिर है किसी आयत का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट समकोण त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। और सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। याद रखना है, जब भी हमारे पास में जो यहाँ से हम ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करना चाहें और एक ऐसे ड्रॉ करना चाहें तो एक ट्रायंगल, तो हमारे पास में ये एक सर्वांग सम त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में। तो त्रिभुज बने पीछे जैसे लाइक ये हमारे पास है, तो ऐसे एक ये ट्रायंगल बनेगा एक ये ट्रायंगल, तो दोनों का क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है परिमाप। परिमाप के बारे में सब जानते हैं। यदि हमारे पास में बहुभुज की सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ दिया जाए, योग कर लिया जाए, तो वो परिमाप कहलाता है। तो आयत का परिमाप आगे पढ़ते हैं। एक आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर बराबर 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। जितनी लेंथ है और ब्रेथ है उन सभी को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई करनी होती है, पेरीमीटर निकल जाता है, परिमाप निकल जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ समझा रखिए कैसे है, क्योंकि 4 है, एक लंबाई, ये फिर चौड़ाई जोड़ते हैं इधर वाली को, फिर लंबाई को, फिर वापस चौड़ाई को जोड़ते हैं। ये इस प्रकार से हमें कैलकुलेट होती है आयत की जो परिमाप है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास एरिया कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का। लाइक जैसे हमारे पास में ये एक क्या है, ये एक आयत है, मतलब रेक्टेंगल है जिसके अंदर 5 यूनिट की तो लेंथ है और 2 यूनिट की हमारे पास में क्या है, ये वाली 2 यूनिट हमारे पास में यहाँ पे दे रखी है इसकी चौड़ाई। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एक एक यूनिट में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे 5 यूनिट है, 1 2 3 4 5, ऐसे 2 यूनिट है 1 2, तो ये टोटल हमारे पास जो वर्ग है वो कितने बन रहे हैं, तो ये टोटल वर्ग हमारे पास में 10 बन रहे हैं। और 10 कैसे कैलकुलेट हुआ है, 5 की और 2 की मल्टीप्लाई हुई है, ऐसे आया है। मतलब यहाँ पे लेंथ होगी इंटू में ब्रेथ होगी, ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर जो भी फिगर है उसको यूनिट वाइज मेज़र करेंगे, मतलब टुकड़ों में तोड़ेंगे और उन सभी यूनिट्स को, स्क्वायर्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास में एरिया कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला यही है आयत का,
एरिया हमारे पास क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाती है। यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसका परिमाप, लंबाई और परिमाप का अनुपात हमारे पास में 5:16 दे रखा है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमें लेट करना पड़ेगा। लेट लेंथ हमारे पास में कितना है, एल हो गया, एंड ब्रेथ है जो चौड़ाई है वो बी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, L/B, ये मान हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए L का पता होना जरूरी है, B का भी पता होना जरूरी है ना, या फिर इनका रिलेशन पता होना जरूरी है। और इसके रिलेशन के लिए हमारे पास दे रखा है, तो लेंथ हमारे पास में, जैसे लेंथ अपॉन में पेरीमीटर का रेशो दे रखा है, और ये कितने के बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 5/16 के बराबर। एल तो ठीक है, लेकिन पेरीमीटर को हम एल और बी की फॉर्म में निकाल सकते हैं, 2 × L + B बराबर 5/16। तो इसे 2 से कट करूंगा तो 2×8 = 16 हो जाएगा। फिर एल और L+B की 5 में मल्टीप्लाई, और इसकी यहाँ पे 8L बराबर 5L + 5B। एल को एक तरफ लेके आओ, 8L - 5L बराबर 5B। यहाँ से 3L बराबर 5B। हमें निकालना क्या है, L/B कैलकुलेट करना है। इसका मतलब यही है कि L/B क्या आने वाला है। ठीक है, तो इस B को नीचे लेके गए, ये 3 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5/3। तो L/B, L/B हमारे पास कितना है, 5/3। तो यहाँ से ऑप्शन, 2 ऑप्शन कटे हुए हैं, तो एक ऑप्शन कोई भी होगा 5/3 वो करेक्ट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयत का परिमाप 82 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। परिमाप हमारे पास ये दे रखा है, मतलब जो लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ हमारे पास दे रखी है 82। यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितनी है, 41। इक्वेशन 1 हुई, और लेंथ गुना ब्रेथ कितनी दे रखी है, 400 दे रखी है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। हमें पूछा हुआ है आयत की चौड़ाई कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई कैलकुलेट करने के लिए मतलब हमें b का मान निकालना है। तो l का मान निकालेंगे 400/b, ये वाली चीज़ यहाँ पे रख देंगे। तो 400/b + b बराबर 41। तो ये हो गया 400 + b² - 41b बराबर 0। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा ये b² - 41b प्लस में 400। तो ये हमें थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन टाइप अगर यूज़ करना चाहें, जो लास्ट में 400 लिखा हुआ है कि एक 4 आ जाएगा, अगर इसके हम फैक्टर करना चाहें 400 के, तो 4 और 100 में हो सकता है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 और 100 में फैक्टर करेंगे तो इनको जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आ ही नहीं रहा। 8 के चक्कर में करें तो 400 का 8 की तरह करना चाहें, 8 8 × 5 = 40 50। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर भी नहीं आ रहा। 400 का 12 के साथ करेंगे तो तब देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे आएगा, पहली बात तो ये 12 से कटेगा ही नहीं, तो 12 से तो होगा ही नहीं। फिर इसको हम 16 से देखते हैं डायरेक्ट। 16 से देखेंगे तो 16 से 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80। 16 और ये 11, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। मतलब जो 16 रहेगी वो तो ब्रेथ रहेगी, और जो 25 रहेगी वो लेंथ रहेगी। तो यहाँ पे हमें चौड़ाई पूछी हुई है, तो चौड़ाई हमारे पास कितनी आ गई है, 16 सेंटीमीटर आ गई, सॉरी 16 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व करने में टाइम वेस्टिंग है, ऐसे ही जस्ट देखो और एग्जांपल्स का, ये ऑप्शंस का यूज़ करो, क्या करना है क्या नहीं करना है ना, वहीं से आइडिया लग जाता है। ये हमारे पास में है 15 मीटर लंबे एक कमरे की संपूर्ण फर्श को 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर के टाइलों से ढकने के लिए 7500 टाइलों की आवश्यकता है। तो कमरे की चौड़ाई कैलकुलेट करनी। 15 मीटर तो लंबाई, लेंथ हमारे पास में 15 मीटर हो चुकी है, ब्रेथ को b मान लेते हैं। ये एक टाइल की है, ये मीटर में दे रखी है, ये सेंटीमीटर में दे रखी है। ठीक है, तो या तो इन्हें भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, मीटर के लिए गुना में 100 कर देंगे। ये ब्रेथ ही है सिंपल, मीटर मीटर, ये सेंटीमीटर में हो गई
1500 गुना में बी, तो ये कितनी हो जाएगी, 7500 टाइलों की ज़रूरत है। एक टाइल का एरिया ये है, 15 गुना में 12 है, और 7500 टाइलों की गुना करेंगे तो 7500 आ जाए, 1500 बटे में आ जाएगा बी बराबर 15 गुना 12 गुना में 7500 बटे में कितना आ जाएगा, ये 1500। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 पंजे 60 की जीरो, 12 सत्ते 84 और 6 90 हो गया। ये सेंटीमीटर है, मीटर निकालना है तो 100 से डिवाइड भी कर देंगे तो ये 9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास में ब्रेथ है वो 9 मीटर है। चौड़ाई, पहली बात देखो, लंबाई हमारे पास में ये दे रखी है 15 मीटर, तो 15 मीटर से बड़ी तो आ ही नहीं सकती है चौड़ाई, ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाता। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में, यही हो गया, ये है 5 मीटर चौड़ी दो समकोण सड़कें हैं, 70 मीटर लंबे तथा 45 मीटर चौड़े का आयताकार उद्यान, ये आयताकार उद्यान है, उद्यान के केंद्र से गुजरती है, ऐसे है बीचों बीच से गुजर के जा रही है, 5 मीटर वाली चौड़ाई की, 70 मीटर और 45 मीटर के हिसाब से 100 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सड़क बनवाने में कितनी लागत आएगी। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 100 रुपये लगेंगे, और इसके क्षेत्रफल जितना होगा, मतलब एरिया मीटर स्क्वायर के लिए एरिया गुना में 100 करना पड़ेगा, वही हमारे पास इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, एरिया जितना आएगा उसके साथ 100 की मल्टीप्लाई करनी है जस्ट, और किसकी, इस सड़क के निर्माण की बात कर रहे हैं। इसकी चौड़ाई तो 5 है भाई, है ना, और लंबाई एक तरफ से 70 है, तो एरिया आएगा 5 गुना 70 प्लस यहाँ से करेंगे तो 5 गुना 45, लेकिन ये वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है मिडल में, ये 2 बार कैलकुलेट हो जाएगा, जब ऐसे चलेंगे तब भी और ऐसे चलेंगे तब भी, तो एक बार का घटाना पड़ेगा, 5 5 है तो 5 25 25, ये चीज़ घटानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से टोटल सब में से 5 कॉमन भी ले सकते हैं, ये 70 आ गया, ये 45 माइनस 5, यहाँ घटाएंगे तो ये 40 40 और 70 कितना हो जाएगा, 110, 55, ये 500, ये हमारे पास हो गया 550। ये मीटर स्क्वायर है, ये एरिया है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के लिए 100 रुपये, इतने के लिए 100 की गुना कर देंगे, इसमें 100 की गुना करने पे ये आ गया हमारे पास 55,000 रुपये। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ग है, वर्ग से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और उनके लिए एक ट्रिक भी हो जाती है, लेकिन इससे पहले हमें वर्ग में जो हमारे पास में एंगल्स होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी, वर्ग के बारे में सब लोग जानते हैं, डेफिनेशन क्या है, सभी कोण बराबर होते हैं 90 डिग्री की। सम्मुख भुजाएं तो छोड़ो, ऑल भुजाएं कैसी हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, सभी कोण 90 डिग्री के हो जाते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, लंब विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। एक तो वर्ग के अंदर परस्पर लंब होते हैं जो विकर्ण होते हैं हमारे पास में ये वाले, ठीक है, यहाँ पे जो कोण बनता है इनके बीच का 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास में जब रोम्बस की बात करते हैं तब भी हमारे पास में 90 डिग्री का एंगल बनता है उनके बीच में, विकर्णों के बीच में, डायगोनल्स के बीच में काइट बनती है तब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो ये 3 केसेस होते हैं जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। आसन कोण 180 डिग्री के होते हैं, मतलब अड़ोसी कोणों की बात कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी की, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। 90 90 है तो 80 हो ही गया। जो विकर्ण होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों में कन्वर्ट कर देते हैं और सर्वांग सम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्षेत्रफल के लिए वही है, साइड गुना साइड कर देंगे क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे हमारे पास लेंथ या फिर s इंटू एस होती है। ठीक है, साइड इंटू साइड। पेरीमीटर के लिए 4 इंटू साइड, क्योंकि 4 साइडें होती हैं, चारों बराबर होती हैं, s प्लस एस प्लस एस प्लस एस, ये 4s आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार आया। ये त्रिभुज का परिमाप है, कैसे निकालते हैं, तीनों साइडों का योग करने के बाद में। यहाँ पे एक वर्ग का परिमाप, जो वर्ग का परिमाप है वो दे रखा है, देन इसका विकर्ण कैलकुलेट करो। तो परिमाप हमारे पास 4s दे रखा है, 24/√2, s का मान निकालेंगे तो ये 4 से 4 6 24, s का मान आ गया 6√2। ये तो हमारे पास में साइड आ गई। जब हम विकर्ण कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो ये तो देखो साइड है, विकर्ण जो होता है, विकर्ण हमारे पास होता है √2 इंटू में s, ये विकर्ण होता है किसका, जब हम वर्ग की बात करते हैं। ये लिख सकते हो विकर्ण बराबर √2s, यहाँ से इसका मान रख दो, √2 गुना में 6√2, यहाँ से 2 इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 इंटू 2 बराबर 12। ये सेंटीमीटर में है तो क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। विकर्ण का मान हमारे पास होता है सिंपली √2,
एस। ठीक है, नेक्स्ट है एक वर्गाकार प्लॉट की भुजा 150 मीटर लंबी है। प्लॉट के अंदर सभी भुजाओं की ओर 3.5 मीटर चौड़े एक रास्ते का निर्माण किया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। क्या किया जा रहा है, 3.5 मीटर का रास्ता बनाया जा रहा है। जैसे ये है एक वर्गाकार प्लॉट है, ऐसे रास्ता बनाया जा रहा है जिस रास्ते की चौड़ाई है 3.5, यहाँ भी 3.5 है। तो अंदर वाले इसकी जो लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे भी 3.5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3.5 हो जाएगा। भुजा कितनी है इसकी, 150 भुजा है। टोटल इसका एरिया निकालेंगे तो 150 का होल स्क्वायर माइनस, अब हमें क्या निकालना है, इस रास्ते का कैलकुलेट करना है ना, तो अंदर वाले का घटाना पड़ेगा। 3.5 इधर से है, 3.5 यहाँ से है और 3.5 यहाँ से, मतलब 7 मीटर है वो यहाँ टोटल में से कम हो जाएगी। यहाँ 150 थी, 7 हटेंगे तो 143 इसका स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल ये है। यहाँ से देख सकते हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, काफ़ी चर्चित फॉर्मूला है। अगर इसको डायरेक्ट सॉल्व करने बैठ जाओगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। यही चीज़ें अगर हम देखते हैं कि किस प्रकार से PYQ को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, पहले ए प्लस बी एंड ए माइनस बी करेंगे। ए प्लस बी करेंगे तो 143, 150 प्लस 143 एंड 150 माइनस 143, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आया 3, 9, 2, 293 गुना में यहाँ से 7 आ जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों का एक बार दोनों का जोड़ करना होता है, एक बार दोनों को घटाना होता है। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 या 21, वैसे लास्ट में जिसके 1 है वही है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते, दोनों में से कोई भी होगा। 7 या 21, 7 नाम 63, 63 और 2 हमारे पास 65 हो गया, और फिर 7 दूनी 14, 14 और 6 20 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 2051, 2051 ऑप्शन नंबर 4 में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग के एक कॉर्नर में से एक छोटा वर्ग जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर की है काट लिया जाता है, तो बची हुई आकृति का परिमाप क्या है। जब हम 1 सेंटीमीटर का ऐसे कॉर्नर से काटते हैं तो उसके परिमाप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। देख भी सकते हो कुछ इस तरीके से कट जाता है। मान लो ये 8 थी भुजा और यहाँ पे अभी भी ये 8 ही है, लेकिन ये एक का कट गया तो ये 7 बची, 7 बची, लेकिन ये भी एक है, ये भी एक है। एक परिमाप क्या होता है, सभी साइडों का योग होता है। 7 और एक ये 8 हो गई, 9 हो गई, 9 और 8 16, 16 और यहाँ पे 16 32 हो गया। तो टोटल अभी भी 32 सेंटीमीटर ही रहेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है इसके परिमाप पर। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ से भी कट कर लिया जाता तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ 6 बचता है, एक इधर बच गया, एक इधर हो गया, है ना। नेक्स्ट है एक वर्ग के चारों ओर फेसिंग करने के क्रम में 16 खंभों को स्थापित किया गया है। यदि दो क्रमागत खंभों के मध्य 6 मीटर हो, मतलब जो दूरी 6 मीटर हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो हमें पहले वर्ग की भुजा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 36 है तो पहले हम छोटे से ही 4 मान के चल देते हैं। अगर 4 हैं तो ऐसे हैं, ठीक है, 4 खंभे हैं तो ऐसे होंगे, तो इनके बीच में 1 2 3 4 4 खंभे हैं तो 4, अगर हम इसका परिमाप निकालना चाहेंगे तो 4 गुना में जो ये वाली साइड के बीच में डिस्टेंस था। अगर 16 है, अगर ये 36 है तो 36 गुना में 6, ये परिमाप है, लेकिन हमें ए का मान निकालना है तो 4a बराबर 36 गुना में 6, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नाम 36, ए का मान आया 9 छिक्के 54। हमें ए स्क्वायर का मान निकालना है क्योंकि एरिया निकलेगा, तो 54 गुना 54 करना पड़ेगा। ठीक है, वो लास्ट में आएगा जब हम 4 की इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 आएगा, 4 चौक 16 आएगा लास्ट में 6 का। तो ऑप्शन केवल एक ही है, 2916, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। इतनी सी कैलकुलेशन करके भी कर सकते हो, अगर अदरवाइज इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास 2916 वर्ग मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर यही आने वाला है। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान 50 मीटर लंबाई का है। इसके अंदर चारों ओर 6 मीटर का मार्ग बना हुआ है। मार्ग पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से लाल पट्टी डलवाने का व्यय कितना है। मतलब हमें 30 रुपये, 1 मीटर स्क्वायर का 30 रुपये है, तो एरिया का कितना आएगा, एरिया इंटू में 30, इतनी लागत हमें निकालनी है। तो इसके लिए एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो हमारे पास में 50 मीटर का वर्गाकार एरिया था वही सिमिलरली इस टाइप का बनेगा, और 6 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना हुआ है, ये 6 है, इनके बीच की दूरी 6 है, यहाँ पे भी इनके बीच की दूरी 6 है, टोटल 6 और 6 12, अंदर वाले वर्ग को 12 घटाना पड़ेगा तो ये 38 हो जाएगी। ठीक है,
और बाहर वाला है 50, 50 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर, यही तो करना पड़ेगा क्योंकि 50 गुना 50 भुजा गुना भुजा साइड गुना साइड होता है फॉर्मूला। और ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, 50 प्लस 38 और 50 माइनस 38, 50 प्लस 38 करेंगे तो ये 88 आ गया, इंटू में ये 12 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 12 अट्ठी 96 का, ये 12 अट्ठी 96 हो गया। और फिर हमारे पास में 12 अट्ठी 96, 96 और 9 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और ये इतना मीटर स्क्वेयर है, लेकिन हमें 1 मीटर के लिए 30 रुपये देने हैं। मल्टीप्लाई कर दो, 30 जीरो तो आ गया, 3 छिंग 18 का 8 का, और 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 एकम 3, तो ये हो गया 31,680। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 है, वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कैलकुलेट करिए। वर्ग का विकर्ण, अभी मैंने बताया था विकर्ण कितना होता है, √2 s के बराबर होता है। तो विकर्ण हमारे पास दे रखा है कितना, a दे रखा है √2 s, s का मान कैलकुलेट करना है तो ये बटे में आ जाएगा एरिया निकालने के लिए, a/√2, ये साइड है, ठीक है। और एरिया होता है, एरिया बराबर साइड का स्क्वायर, मतलब a/√2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेपीजियम के बारे में है, ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसके भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर समांतर चतुर्भुज के बारे में देखेंगे, ठीक है। और यदि ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसा है लेक्चर, कैसा नहीं है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो कमेंट में बताइए और मैं और अधिक से अधिक और भी लेक्चर्स बनाऊंगा। इनके मैंने बेसिक वगैरह सारी चीज़ें साथ के साथ लिखी हुई हैं, जो भी चीज़ें थी, एरिया कैसे निकालना है, आयत का, आयत के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करी थी। ऐसे ही वर्ग के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करी थी, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये वर्ग का हो जाता है। और आगे चल के हम ट्रेपीजियम के बारे में भी करेंगे और पैरेललोग्राम के बारे में भी करेंगे, रोम्बस के बारे में भी और काइट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। और एक और अलग चीज़ है इसके अंदर, तो काट और आ जाता है, आपने देखा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास में पतंग की तरह का होता है, ये रहा डर्ट, सॉरी, ये हमारे पास में एक डर्ट और आ जाती है, जैसी आकृति मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये वाली। इसका भी एरिया की ये फॉर्मूला है, पतंग के एरिया का ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। ऐसे ये सारे फॉर्मूलेज पतंग के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं हमारे पास में यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही बहुत है। चलिए ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।